नमस्कार दोस्तों। हमने मूल अधिकार के व्याख्यान पर 3 मॉड्यूल्स पे चर्चा करी है। मूल अधिकार के व्याख्यान पर चर्चा करते हुए एक शब्द का प्रयोग हमने बार बार किया। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में ये राज्य क्या है। हमने 11th में 12th में जब से हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जब से हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तब से हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, राज्य। पहली परिभाषा हमने राज्य की ली जब हम राजनीति विज्ञान के अंदर बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। यहाँ पर हमने बात करी राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, अर्थात राज्य का अर्थ है एक ऐसा निश्चित भूभाग जिसमें जनसंख्या हो, राजनीतिक रूप से संगठित हो, जो सरकार बनाएगी और उसके पास संप्रभु शक्ति हो। हमने अपने पार्ट 1 के अंदर भी इस चीज पे चर्चा करी थी कि राज्य शब्द का अर्थ है राज्य के अंदर 4 तत्व होने आवश्यक हैं। पहला तत्व कि एक भूभाग हो, एक भूभाग जिसके ऊपर एक जनसंख्या हो, वह जनसंख्या जिसका नियंत्रण व प्रशासन करने के लिए एक सरकार हो और वह सरकार जो कार्य कर रही हो उसके पास एक संप्रभु शक्ति हो। जिस भी भूभाग के ऊपर ये 4 तत्व हमको दिखाई देंगे उसको हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय में ये है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। हमने स्कूल लेवल पे और कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में फर्स्ट लेवल पे राज्य की ये परिभाषा समझी। तो क्या मूल अधिकार हमें इस राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम ये बात करते हैं, हमने अपना पहला ट्यूटोरियल लिया था जिसके अंदर हमने भारतीय संविधान की प्रकृति पे बात करी थी। भारतीय संविधान की प्रकृति पे हमने बात करते हुए कहा था भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है या भारतीय संविधान की प्रकृति शुद्ध रूप से संघीय नहीं है। इस चर्चा पे करते हुए हमने बात करी थी राज्य के द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है। केंद्र अर्थात राष्ट्रीय इकाई और राज्य अर्थात जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या ये राज्य जो अभी हमने 4 तत्वों वाले राज्य की बात करी है उससे भिन्न है? हाँ, ये उससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संघ की इकाई में केंद्र जो राष्ट्रीय इकाई है उसके पास संप्रभु शक्ति है, परंतु राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों के पास संप्रभु शक्ति नहीं है। यहाँ पर फिर मैं आपको स्मरण कराऊंगी संप्रभु शक्ति क्या है, अर्थात सरकार अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी या आंतरिक नियंत्रण नहीं है। जो राजस्थान की सरकार है, जो गुजरात की सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय इकाई है। जैसा हमने अपने संघात्मक व्यवस्था के ट्यूटोरियल्स के अंदर व्याख्यान के अंदर चर्चा करी थी कि संघ और राज्य केंद्र सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाते हैं। केंद्र संघ सूची पे जो कानून बनेगा वह संपूर्ण भारत पर लागू होगा, अर्थात राज्य पर भी लागू होगा। तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून सब राज्यों पर लागू होता है, अर्थात राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल ये सब संप्रभु राज्य नहीं है, लेकिन संघीय व्यवस्था के अंदर एक इकाई के रूप में, एक शासकीय इकाई के रूप में राज्य को हम लेंगे। अब मूल अधिकार क्या इन राज्यों के विरुद्ध उपलब्ध कराए जाएंगे? ये पुनः एक प्रश्न आता है। अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार की हम तीसरी परिभाषा पे जाएंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कृपया ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों को को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला, भारत का सरकार। दूसरी, भारत की संस्था। तीसरी, राज्यों की सरकार। चौथा, राज्य के विधानमंडल। पांचवा, स्थानीय निकाय। छठा, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य प्राधिकारी।
अब हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जब राज्य की हमने 3 परिभाषाएं ले ली, तो मूल अधिकार के संदर्भ में हमको किस परिभाषा को अपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरएएस हो या आईएएस हो, उसमें पूछा जाता है। अगर आप इस ट्यूटोरियल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर मैंने 50 वर्ड्स भी लिख रखा है कि ये प्रश्न जनरली एग्जाम के अंदर, प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है। अब हमारा सवाल ये आ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, अर्थात भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, भारत की संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जो भारत के अंदर, भारतीय सरकार या गवर्नमेंट के अंदर या केंद्र के द्वारा संचालित हो रही है, जिसका जिसका क्षेत्र, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। राज्यों की सरकार, अर्थात राज्यों के अंदर स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ गुजरात, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी प्राधिकारित शासन व्यवस्था। इस प्रकार हम मूल अधिकार, अगर किसी भी इस संस्था के द्वारा, ये जो 6 नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, इससे किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह न्यायालय में जाकर वाद प्रस्तुत करके अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस अनुच्छेद 12 को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को थोड़ा और अधिक विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों को सम्मिलित किया गया है। दोनों की विधानसभा और दोनों की कार्यपालिका को सम्मिलित किया गया है। दोनों, इसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है वह ये है कि किन किन स्थानीय निकायों और प्राधिकारियों को राज्य शब्द के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर एक मैं छोटा सा इंग्लिश में वर्ड यूज कर रही हूँ, सेमी गवर्नमेंट। कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, कुछ उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट स्टेक्स दोनों होते हैं। तो जहाँ पर निजी व सरकार का, जहाँ पर 51% तक का शेयर होता है, तो कोई भी संस्था जहाँ पर राज्य का नियंत्रण है, अगर उस संस्था के द्वारा भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को का हनन किया जाता है या उनको उसके विपरीत, भारतीय नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों के विपरीत आचरण किया जाता है, तो भारतीय नागरिक न्यायालय में जाकर राज्य के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। मैं पुनः इसी चीज पर आ रही हूँ कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थानीय निकायों और प्राधिकारियों को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई प्रकार के प्रश्नों को और बिंदुओं को प्रकाशित किया गया है या लागू किया गया है कि वह निकाय क्या राज्य के द्वारा स्थापित है, क्या वह निकाय राज्य के विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है, क्या वह निकाय राज्य के द्वारा नियंत्रित है। जैसे रीको राजस्थान सरकार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए है, उसमें वो सेमी गवर्नमेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, these are not department but these are autonomous units which are working with the government. ये वह स्वायत्त संस्थाएं हैं जो सरकार के अधिनियम या सरकार के विशेष नियम के द्वारा बनाई जाती हैं और सरकार के नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं। तो राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी हुई है, ये इन सब पर लागू होती है। क्या इन निकायों पर राज्य का नियंत्रण है? क्या सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार का संचालन व नियंत्रण करने का अधिकार भी क्या इन निकायों को है? क्या ये निकायों की कार्यकारिणी क्या व्यक्ति के मूल अधिकार से ऊपर है? इन विभिन्न चीजों की चर्चा हम मुख्य रूप से मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 12 का अध्ययन करते हुए करते हैं। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने विभिन्न समय समय पर कई प्रकार के अपने निर्णय पारित करे हैं, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय, रेलवे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आदि राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। हमें सिर्फ अब एक लाइन में जो हमको याद रखना है सब्जेक्ट क्लैरिटी के लिए, अवधारणा की पूर्ण समझ के लिए, कि मूल अधिकार व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को राज्य के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का, मूल अधिकारों का राज्य के द्वारा हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। और राज्य की जो परिभाषा है जो मूल अधिकार पे लागू होती है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अनुच्छेद 12 में हमने विधानसभा की बात करी, लेजिस्लेटिव की बात करी, लेजिस्लेचर की बात करी, हमने कार्यपालिका की बात करी, अर्थात हमने ब्यूरोक्रेसी की बात करी, हमने नौकरशाही की बात करी, परंतु हमने न्यायपालिका की बात नहीं करी। यहाँ पर पुनः एक प्रश्न आता है, अनुच्छेद 12 क्या न्यायपालिका को राज्य शब्द में परिभाषित में नहीं लिया गया है? तो इसका उत्तर भी हमको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या ये सरकार का अंग संविधान से ऊपर है? क्या ये मूल अधिकार से अलग है? परंतु इसके ऊपर कई चर्चा करने के बाद इस विचारधारा को दो भागों में बांटा गया है। न्यायपालिका के दो भाग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, एक न्यायिक कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही कर सकता है, अतः न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों को राज्य शब्द के अंतर्गत लिया गया है। अनुच्छेद 12 को हम यही समाप्त करते हुए इस व्याख्यान को हम यही विराम देते हैं। दूसरे व्याख्यान में हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। धन्यवाद।